हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा जो वीडियो बना था चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड पर बना हुआ था क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स पर। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो उनको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो समय ज़्यादा न लेते हुए हम लोग अपना 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके आंसर पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो बेस्ट आंसर होगा, जो बेस्ट सोल्यूशन होगा, उसी पर हम लोग अपना टिक करेंगे या उसी को हम लोग अपना ऑप्शन मान के आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो पीडीएफ में लिखा है वो सही हो। तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा होगा। ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर। किसी यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर के दोनों एंड पर हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो सम हीट इज डेवलप इन इट, तो उस पर कुछ हीट प्रोड्यूस होता है। द हीट डेवलप इज डबल इफ, यानी वो हीट दुगना हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन है। ऑप्शन ए, द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, द रेडियस ऑफ वायर इज डबल, यानी उसका लेंथ को दुगना कर दिया जाए, रेडियस को दुगना कर दिया जाए। बोथ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर आर हाल्व्स, यानी उसके लेंथ और उसके रेडियस को, जो वायर का रेडियस है, कंडक्टिंग वायर का रेडियस है, उसको आधा कर दिया जाए। ऑप्शन 4 सही। ऑप्शन 4 देखिए, बोथ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर इज डबल। तो अब इसको हमको समझना पड़ेगा कि इसमें हमने पहले ही टिक कर दिया कि ऑप्शन 4 सही है। तो ऑप्शन 4 सही क्यों है, इस पर हमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी मेटेलिक वायर पर अगर हम लोग वोल्टेज लगाते हैं तो हीट डेवलप करता है। वो हीट अगर हम दुगना कब होगा? तो हीट दुगना तभी होगा जब उसका हम लेंथ बढ़ा देंगे। लेंथ बढ़ाने से फ़ायदा क्या मिलता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो हीट डेवलप होता है उसका फार्मूला होता है VIT या I²RT, यानी जब आपका रेजिस्टेंस दुगना होगा तो हीट एनर्जी भी, इसकी जो हीट उससे निकल रहा है वो भी दुगना हो जाएगा। इसलिए इसका हम लेंथ बढ़ा देंगे। लेंथ बढ़ाने के साथ साथ में हमको इसका वायर का रेडियस भी दुगना करना पड़ेगा। जब रेडियस हम दुगना कर देंगे तो उससे क्या होगा? टोटल एरिया बढ़ जाएगा। टोटल एरिया बढ़ जाएगा यानी कि जो हमारा हीट सेंस करने का सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया को बढ़ जाने से भी हीट इसका दुगना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, बोथ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर आर डबल, यानी रेडियस ऑफ वायर और लेंथ को हम लोग डबल कर देंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। द रिलैक्सेशन टाइम इन ए कंडक्टर, यानी रिलैक्सेशन टाइम, इसको हिंदी में श्रांति काल बोलते हैं। इन कंडक्टर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? किसी कंडक्टर में जब करंट प्रोड्यूस होता रहता है या करंट फ्लो करता रहता है तो जो इलेक्ट्रॉन दो आयनों के बीच में टक्कर करता है, कोलिजन होता है, उसके बीच में जो टाइम लगता है उस कोलिजन को होने में, उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन है रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर, यानी जो रिलैक्सेशन टाइम है कंडक्टर का वो क्या होगा? डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑल ऑफ सडन चेंज एट 400 केल्विन। तो इसमें हो जाएगा डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। क्यों? देखिए, दो पॉजिटिव आयंस के बीच जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है उसमें जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके कोलिजन का टाइम रेट भी कम हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जो VRMS होता है वो किस पर होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो VRMS बढ़ जाएगा, यानी उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो जो टक्कर धीरे धीरे हो रहा था वो अब तेज़ी से होगा। जब तेज़ी से होगा तो ऑब्वियसली उसका रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो डाउन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसमें आप लोग को VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, आप सभी को पता होगा, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर
रिलेशन टाइम हमेशा कम हो जाता है। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज, मतलब नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है दो तरह का होता है, ओमिक नॉन ओमिक दोनों होता है। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि जो वी और आई वोल्टेज और करंट के बीच में जिसका स्ट्रेट कर्व आता है, सीधा जाता है, आप लोगों ने कर्व देखा होगा, जो सीधा जाता है उसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। और जो सीधा ना जाकर के कर्व फॉर्म में होगा, टेढ़ा बाकुच होगा, कुछ उल्टा सीधा होगा, तो उसको बोलेंगे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है कार्बन रेजिस्टर, डायोड, कॉपर वायर, फिलामेंट लैंप। इसमें डायोड हो जाएगा, क्योंकि जो डायोड होता है ये नॉन ओमिक का बहुत अच्छा होता है। डायोड, सेमीकंडक्टर, टार्च का बल्ब और ट्रांजिस्टर, ये सब होते हैं नॉन ओमिक, क्योंकि इनका आप वी और आई के बीच में कर्व प्लाट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि नी वोल्टेज आता है, वहाँ से वो मुड़ता है। या रिवर्स बायस का जो ग्राफ प्लाट करेंगे तो उसमें देखेंगे एक ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टिपली वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये स्ट्रेट नहीं होता है, जैसा कि कंडक्टर का हम ओम्स लॉ वेरिफिकेशन में ग्राफ प्लाट करते हैं। इस कारण से डायोड क्या होगा, नॉन ओमिक रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। फिजिक्स देखिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, बस इसको ध्यान से लगा करके पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम इसके बेसिक को समझ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, टू ड्रा ए मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हाउ शुड द सेल बी ग्रुप। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, उससे मैक्सिमम करंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा धारा, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिकल करंट लेने के लिए हमको उसको किस तरह ग्रुप करना पड़ेगा, यानी किस तरह उसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। सीरीज, पहला ऑप्शन है सीरीज, मिक्स ग्रुपिंग, पैरेलल। तो सीरीज क्या होता है, बैटरी को एक एंड से दूसरे एंड से हम जोड़ते जाएंगे। पैरेलल क्या होगा, उसके सारे एंड को और सारे स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ हम अटैच कर दें। मिक्स क्या मतलब कि सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्सिंग। तो कैसे होगा, ये क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को हमको ध्यान से देखना होगा। बैटरी में कॉम्बिनेशन हम किस तरह करें कि मैक्सिमम करंट आए, उसके लिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस देखा जाता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, तब हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। और अगर कम होगा तो उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे ताकि हमको मैक्सिमम करंट मिले। ठीक है, मिक्स स्टेट में तब जोड़ते हैं जब जो आउटर सर्किट होगा उसके बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से जो आउटर सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, तभी हम मिक्स में ग्रुपिंग करते हैं। तो हालांकि यहाँ पर करंट के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इस पर पैरेलल यानी ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे स्क्रीन पर आ रहा होगा। हालांकि आंसर देखिए हम सभी में पहले ही मार्क कर चुके हैं, फिर भी फिजिक्स में डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप हमारे चैनल पर हैं तो यहाँ आपको सोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा। फॉर मेजरिंग वोल्टेज ऑफ एनी सर्किट, पोटेंशियोमीटर इज़ प्रीफर टू वोल्टमीटर बिकॉज। किसी भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करने के लिए पोटेंशियल मीटर को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टमीटर। तो आप सभी जानते हैं जो पोटेंशियोमीटर होता है वो लेंथ, उसकी सेंसिटिविटी लेंथ पर डिपेंड करती है, और पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसी कारण से हम लोग किसी भी सर्किट में वोल्टेज मीटर मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे और ऑप्शन के साथ जाने का कोशिश करेंगे। रेंज ऑफ ए वोल्टमीटर इज़ नॉट एज वाइड एज दैट ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेकेंड है द पोटेंशियोमीटर ऑलमोस्ट ड्रा नो करंट ड्यूरिंग मेजरमेंट। कैलिब्रेशन इन द वोल्टमीटर इज समथिंग रॉन्ग। द पोटेंशियोमीटर इज चीप एंड ईजी टू हैंडल। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोटेंशियल मीटर ऑलमोस्ट ड्रा नो करंट ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब पोटेंशियल मीटर को हम लोग मेजरमेंट में लगाते हैं तो वो क्या होता है, नलीफाई कंडीशन में होता है, यानी गैल्वेनोमीटर का जो आपकी सुई होगी वो नलीफाई कंडीशन में दिखाते हैं, यानी कि वहाँ से कोई भी करंट नहीं फ्लो करता है। इस तरह जो सर्किट हो जाता है वो ओपन हो जाता है और ये हाईली सेंसिटिव हो जाता है।
तो इस कारण से इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इस कारण से हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं एज प्रिपेयर टू वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। द करंट विच इज एज्यूम टू बी फॉलोइंग इन सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कन्वेक्शनल करंट, अल्टरनेटिंग करंट, पल्सेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। तो कन्वेक्शनल करंट, डायरेक्ट करंट आप लोग को लग रहा होगा एक जैसी चीज़ है, नहीं, ये अलग अलग चीज़ है। इसी तरह अल्टरनेटिंग, पल्सेटिंग आपको लग रहा होगा कि एक जैसी चीज़ है, नहीं, ये दोनों भी अलग अलग चीज़ है। हालांकि इसका जो बेस्ट आंसर है वो है कन्वेक्शनल करंट। ए करंट विच इज एज्यूम टू बी फॉलोइंग इन ए सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव इज कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट इसका बेस्ट आंसर होगा। फिजिक्स में आपको टर्मिनोलॉजी पर बहुत ही ध्यान देना है। ये सब जार्गन टर्म होते हैं, लगते हैं एक जैसे, लेकिन इसका फिजिक्स में जो परिभाषा होता है, जो डिफिनीशन होता है, जो अर्थ होता है, जो डेप्थ होता है, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चैनल पर आ रहा है। देखिए, ये पीडीएफ हमारा ही बनाया हुआ है, हमने हर पीडीएफ पर लिख दिया है सब्सक्राइब फिजिक्स कोच। तो आप भी इसको हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपके साथ जितने 12th के बच्चे पढ़ रहे हों उनको ये पीडीएफ ज़रूर दीजिए। ये आपके एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, साथ में इनका प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन और दिमाग भी खुलेगा। 7th question, when there is a electric current through a conducting wire along its length, then an electric field must be exist। यानी कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? इनसाइड द वायर बट नॉर्मल टू इट, आउटसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट, इन आउटसाइड द वायर बट नॉर्मल टू इट। फोर्थ ऑप्शन है इनसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, इनसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट, यानी उसके अंदर होगा और जो वायर होगा उसके सरफेस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी आंसर हमने डिस्कस कर दिया है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी नीचे कौन सा निम्नवत कौन सा गलत है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, रेजिस्टिविटी के बारे में बोल रहा है। देखिए, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये दो चीज़ अलग अलग होते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो पर यूनिट लेंथ फिक्स होता है। जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ के साथ साथ वेरी करता है। जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है क्या था, उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। जो आर होता है यानी रेजिस्टेंस, उसका फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी यानी रो मल्टीप्लाइड बाई एल बाई ए होता है। यानी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा। ए क्या है, एरिया ऑफ वायर है या एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर है, ठीक। तो इस तरह का इसका रेशियो होता है, इस तरह इसका फार्मूला होता है जिससे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। वहीं पर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी पूछा गया, यानी रो के बारे में बात किया जा रहा है। लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, नहीं, जो रेजिस्टिविटी होता है वो, ये बात तो सही है कि इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी कौन सा गलत है, बाकी सब सही है। जो रेजिस्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का वो कम होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। और दूसरा, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, निगेटिव रेजिस्टिविटी होती है, यानी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे सेमीकंडक्टर को ठंडा करते जाएंगे वो बहुत ही अच्छा काम करता है। द इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ कंडक्टर डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो किसी भी कंडक्टर के लिए, क्वेश्चन में पूछा कंडक्टर के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चैनल पर, द स्पीड एट विच द करंट ट्रेवल इन कंडक्टर इज़ नियरली इक्वल टू, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है या करंट का जो स्पीड है किसी कंडक्टर में जब वो पास करता है तो कितना होता है। तो आपको बता दें, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, जो स्पीड ऑफ करंट होगा ट्रेवल इन कंडक्टर वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट नियरली टू
वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। लेकिन कुछ कारणों से ये इतना न मिल करके आप जब मेज़र करेंगे तो कम ही मिलेगा। उसका कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट के फॉर्म में किसी भी कंडक्टर में, तो आयंस के बीच में टकराता रहता है, कोलिजन होता रहता है, जिसके कारण जो उसका नेट इफेक्टिव वेलोसिटी वो डाउन हो जाता है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन स्पेस में 3 × 10⁵ मीटर सेकेंड ऑर्डर से ट्रेवल करता है, जबकि वहीं करंट का जो स्पीड होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की होती है किसी भी करंट में। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है और स्पीड ऑफ करंट इन कंडक्टर, ये तीनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो यहाँ पर जो है 9वां क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। 10th क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर मेजर पोटेंशियल मोर एक्यूरेटली बिकॉज पोटेंशियोमीटर जो पोटेंशियल मेजर करता है वो वोल्टमीटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से करता है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें बैलेंस कंडीशन में करंट ड्रा नहीं करता है और ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, इसी कारण से तो इट यूज़ हाई रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर, इट मेजर पोटेंशियल इन ओपन सर्किट, इज मेजर पोटेंशियल इन क्लोज सर्किट, इट यूज सेंसिटिव गैलोरीमीटर फॉर नल डिफ्लेक्शन। तो इसमें ऑप्शन बी से हो जाएगा, इट मेजर पोटेंशियल इन ओपन सर्किट। यानी जो पोटेंशियल मेजर करते हैं वो ओपन सर्किट में मेजर करते हैं। ओपन सर्किट में क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि इसमें जो करंट ड्रा करता है वो 0 हो जाता है, जिसके कारण ये सर्किट ओपन हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग कुल 10 क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं, जो कि NCERT 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। तो होप ये आपको वीडियो में बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड से आपको 30 क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।